उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और चमोली समेत रुद्रप्रयाग जैसे 6 कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 6 और 7 तारीख को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 8 तारीख के बाद से देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। वहीं बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं के जोश में कमी नहीं आई। भारी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में भी मौसम बदला और बर्फबारी देखने को मिली। अचानक हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम की, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में बर्फबारी के बाद भी पहुंच रहे हैं। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते रुद्रनाथ ट्रैक पर लगातार बर्फबारी हो रही है। चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच 18 मई को खुलने वाले रुद्रनाथ धाम के कपाट की तैयारियों को जायजा लेने केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के निर्देशन में 15 सदस्यीय टीम पैदल रास्ते का जायजा लेगी और ट्रैक पर लगातार बर्फबारी अभी भी देखने को मिल रही है। एक श्री रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर निरीक्षण टीम के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विभागों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए हैं। ये कुल मिलाकर हमारे 15 सदस्यीय एक दल है, जिसका दायित्व है कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। विकासनगर में जौनसार बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हो गया। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हुआ। डेंजर जोन मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। कई घंटों तक मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें रहीं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोल दिया है। देहरादून में हिमाद्री आइस रिंग की पहली वर्षगांठ में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू होगा और 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां खोली जाएंगी। धामी ने कहा कि भारत एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग देश और प्रदेश की शान है। साथ ही हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज की स्थापना पर तेजी से काम हो रहा है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड हॉकी आइस टीम की जर्सी और प्ले पोर्टल का विमोचन भी किया गया। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और यहाँ 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट द्वारा जावेद सिद्दीकी और अन्य आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने माना कि बनभूलपुरा हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसे गंभीर मामलों में जांच एजेंसियों ने समय पर प्रभावी तरीके से जांच की। हाई कोर्ट द्वारा जांच में देरी और लापरवाही के निष्कर्ष को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने समय पर चुनौती नहीं दी, जिससे डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो गया। अभी आरोपियों को 2 सप्ताह में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए।
देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदन मोहन मालवीय शोध संस्थान के विकास और विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड केवल आस्था और आध्यात्म की भूमि नहीं बल्कि ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भूमि है। ऋषिकुल हरिद्वार में इस महत्वपूर्ण संस्थान को नई पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थान का काम कुंभ शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। असम के चुनावी नतीजों की पहेली को उत्तराखंड में कांग्रेस ध्यान से समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तराखंड में जहां कांग्रेस ने 2 चुनाव हार चुके हैं, वहीं असम में 3 बार। दोनों राज्यों की राजनीति में क्या कुछ समानता है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की हैट्रिक जीत की उत्तराखंड के पॉलिटिकल सर्कल में जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की लगातार तीसरी हार पर है। दरअसल असम, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल ये कुछ चुनिंदा राज्य हैं जहां बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। असम हिमालय तलहटी में बसा प्रदेश है, वहीं उत्तराखंड हिमालय राज्य है। असम के बाद उत्तराखंड में अगले 7 से 8 महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में हार मिली है। असम के प्रभारी रहे और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में असम जैसे नतीजे रिपीट ना हो, इसके लिए वोटों के बिखराव को रोकना जरूरी है। कांग्रेस को छोटी पार्टियों और सक्रिय नॉन पॉलिटिकल दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए। हम इस नीति पर अपनाएंगे कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हों और भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति लोग हों, और जहां यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा ग्रुप है, ऐसी पार्टी है और उसका उम्मीदवार है, तो हम उनके साथ एडजस्टमेंट, मेरा दृष्टिकोण है एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए करके। और मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को भी इस अप्रोच से सहमत करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर लोगों की पल्स जानने के लिए हरीश रावत 15 मई से उत्तराखंड के टूर पर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी असम में लगातार तीसरी जीत से उत्साहित है। पार्टी नेता कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जैसे नैरेटिव अब बेअसर हैं। गौरतलब है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में कहा है कि उत्तराखंड में चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होंगे, यानी चेहरा धामी ही रहेंगे। मैं तो उत्तराखंड को अजेय बनाने की बात कर रहा हूँ, और उत्तराखंड में वो सारी संभावनाएं हैं जो भाजपा को अजेय बनाती हैं। चुनाव आएगा, कांग्रेस इस बार कहां जाएगी वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे, जो स्थितियां उत्तराखंड में होने वाली हैं। और उत्तराखंड का माहौल बहुत अच्छा है। बंगाल और असम 2 राज्यों में मिली जीत को बीजेपी मोराल बूस्टर मानती है। वहीं कांग्रेस के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी जैसी चुनावी मिशन से लड़ने के लिए उन्हें उत्तराखंड में असम के हैंगओवर से बाहर निकलना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। शैलजा 6 मई को गढ़वाल मंडल का दौरा करेंगी। 6 मई को देहरादून पहुंचने के बाद अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान खास फोकस 1-to-1 संवाद पर होगा ताकि कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जा सके, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि लगातार दौरों से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती के साथ मैदान में उतर पाएगी। कल हमारी प्रभारी जी 5 दिन के दौरे पर आ रही हैं। गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिला, रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और टिहरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और उनका प्लान बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ दर्शन करने का भी उनका इरादा है। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शातिर आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कांग्रेस के नेताओं को जाल में फंसाया। क्या है मामला, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल ठगी मामले ने सियासत में हलचल मचा दी है।
आरोपी कनिष्क ने खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कांग्रेस नेताओं को फोन किए और टिकट दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी। वहीं ठगी का शिकार बनी नेता भावना पांडे, जिन्होंने आरोपी को करीब 25 लाख रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने भावना पांडे के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील तक रख दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि खुद इस तरह के कॉल उनके पास भी आए और इस साजिश से वो इतने परेशान हुए कि कई दिनों तक ठीक से सो तक नहीं पाए। उनका कहना है कि पुलिस सही से जांच करे तो कई नामों के और भी खुलासे होंगे। सब रिकॉर्ड है पुलिस के पास और इसके ऑडियो भी है, वीडियो भी है, रिकॉर्ड भी है। इसने किसी को नहीं छोड़ा और इस प्रदेश में कई लोगों को बचाया मैंने। भाई इसने सोनिया रावत से भी बात की, घंटों घंटों रोज बात किया, उससे भी टिकट की। मेरे को तो न टिकट लेना है न महिला। मैं तो भाई कई दिन से सो नहीं पाया। जब मैंने मेरे बारे में अनर्गल बातें सुनी तो मैं चैन की नींद कई दिनों से नहीं सो पाया। लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूँ कि ये जो पूरा वाकया है ये पूरा साफ होना चाहिए और जनता के सामने। आरोपी ने उत्तराखंड ही नहीं अन्य कई राज्यों में ठगी की है, टिकट और पार्टी में पद के नाम पर, जिसमें राजस्थान और बिहार शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं जब प्रदेश में ठगी केवल टिकट और पद के नाम से हुई हो। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब बीजेपी नेताओं को मंत्री बनाने के नाम पर ठगी की कोशिश हुई थी। बीजेपी नेता खजान दास का कहना है कि उन्हें भी मंत्री बनने के लिए कॉल आए थे। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। फोन में मैंने कहा कि मुझे भी आया है, परंतु ये ठीक नहीं है, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कम से कम सचेत भी रहना चाहिए। हम लोगों को सभी को देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी झांसे में आ जाते हैं लोग, तो सीधा साधा काफी लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी है। हाँ, देखिए अभी जो उनसे पूछताछ पे जानकारी आई है कि उनके द्वारा अन्य लोगों को भी कॉल किया गया था, तो बाकी उनका मोबाइल हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आगे की डिटेल उसमें पता लगा। सियासत में सेटिंग गैटिंग का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस खेल का फायदा ठग भी जमकर उठा रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन यह मामला राजनीति के अंदर की सच्चाई भी उजागर कर गया है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। लगता है नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह भी केपी शर्मा ओली की राह पर चल पड़े हैं। बालेंद्र सरकार ने मानसरोवर यात्रा को लेकर विरोध जताया। बालेंद्र सरकार भी भारत के उस हिस्से को अपना बता रहे हैं जहां से लगातार मानसरोवर यात्रा होती आ रही है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। केपी शर्मा ओली की विदाई के बाद भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन मानसरोवर यात्रा को लेकर बालेंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया है, उससे यही लगता है कि केपी शर्मा ओली के रास्ते पर ही बालेंद्र शाह भी चल रहे हैं। बालेंद्र शाह ने भारत के साथ ही चीन सरकार को प्रोटेस्ट नोट भेजा है। प्रोटेस्ट नोट में नेपाल लिपुलेख को अपना बताया है। ओली सरकार भी पिथौरागढ़ के बॉर्डर विलेज गुंजी, नाभी और कूटी को नेपाली मैप में शामिल कर चुकी थी। यहीं से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने तूल पकड़ा था। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी, नाभी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। असल में मानसरोवर यात्रा गुंजी गांव से होते हुए लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करती है, लेकिन नेपाल अब इस इलाके को अपना बता रहा है। यही नहीं, नेपाल का मानना है कि उसकी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी दखल बर्दाश्त से बाहर है। लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड बनने के दौरान भी नेपाल का यही रुख नजर आया। केपी शर्मा ओली की पूरी सियासत ही भारत विरोधी खड़ी थी, लेकिन बालेंद्र शाह के भारत विरोधी रुख ने कईयों को हैरान किया है, वो भी तब जब सदियों से बॉर्डर के तीनों गांव भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। केपी ओली की सरकार भी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए हमेशा आगे आती रही है और उसी राह पर जो है बालेंद्र साहब भी चल रहे हैं
और मुझे लगता है कि ये लेकिन उनका रुख जो है ये अपने अंदर उनके देश के भीतर के लिए एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंधों को खराब भी करेगा, क्योंकि हमेशा से जो है लिपुलेख वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यात्रा को लेकर बालन शाह का प्रोटेस्ट भले ही उग्र राष्ट्रवाद की सियासत आंच दे रहा हो, लेकिन इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों की डोर कमजोर जरूर होगी। यही नहीं, सदियों से चली आ रही रोटी बेटी के रिश्ते पर भी संकट मंडराएगा। ऐसे में नेपाल जितनी जल्दी जमीनी सच्चाई को समझेगा, दोनों मुल्कों के लिए उतना ही अच्छा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।